अंशुमन के चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ झलक रही थीं। मंदिर में बैठे हुए मेहमान, मंत्रोच्चार, फूलों की सुगंध और 7 फेरों की तैयारी के बीच एक अनकहा तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था। सभी को लग रहा था कि आज अंशुमन और अभीरा एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अंशुमन कुछ और ही सोचकर बैठा है। ठीक उसी वक्त जब पंडित जी ने कहा, अब वरवधू 7 फेरों के लिए उठें, अंशुमन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हाथों से अभीरा की तरफ देखा और फिर अचानक उसके सामने हाथ जोड़ दिए। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। मैं माफी चाहता हूँ अभीरा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं ये शादी नहीं कर सकता। अभीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। भीड़ में बैठी मनीषा की आंखों में एक चमक आ गई। उसे लगा जैसे बरसों पुरानी दबी हुई उम्मीदें अचानक से सांस लेने लगी हों। लेकिन वहीं गीतांजलि, जो अपनी बेटी मायरा को लेकर पहले ही डरी हुई थी, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या कहा तुमने? अभीरा की आवाज में झटका और अविश्वास दोनों थे। जब तक मैं पुकी को नहीं ढूंढ लेता, तब तक मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता, अंशुमन ने कहा और एक पल में सबको सन्न कर गया। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ ने पुकी का नाम सुना था, कुछ के लिए वह एक रहस्य था। लेकिन अभीरा को पुकी के बारे में सब पता था। पुकी, अंशुमन की पहली और अधूरी मोहब्बत, जो एक रहस्यमय हादसे के बाद गायब हो गई थी। अभीरा के हाथ में उस वक्त पुकी की आखिरी निशानी थी, एक छोटी सी चेन जिसे वह हवन कुंड में समर्पित करने जा रही थी, ताकि अतीत को भुला सके और नए रिश्ते की शुरुआत कर सके। लेकिन अंशुमन ने उसके हाथ रोक दिए। ये मेरी गलती थी। मैंने खुद को समझाया था कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन सच तो ये है कि पुकी के बिना मैं अधूरा हूँ। अंशुमन की आंखों में आंसू थे। अभीरा का चेहरा कठोर हो चुका था। तो मुझे क्यों फंसाया? क्यों मेरे साथ ये सब किया? वो फूट पड़ी। तभी विद्या, जो अब तक चुप थी, खड़ी हो गई और बोली, अंशुमन, अगर तुम पुकी को नहीं भूल सके, तो तुम्हारा ये फैसला सही है। झूठे रिश्ते किसी का भला नहीं करते। लेकिन गीतांजलि को चैन नहीं आ रहा था। वह जानती थी कि पुकी कोई और नहीं, बल्कि मायरा ही है। उसकी अपनी बेटी, जिसे उसने बरसों पहले एक अनाथालय से गोद लिया था। लेकिन उस सच को छुपाने के पीछे एक खतरनाक रहस्य था। गीतांजलि ने मायरा को एक तरफ खींच लिया। अब हमें संभल जाना होगा। अगर अंशुमन ने ज्यादा खोदाई की, तो तुम्हारा अतीत सामने आ जाएगा। क्या आप मुझे अब भी मेरे सच से दूर रखना चाहती हैं? माँ, मायरा की आंखें भर आई थीं। अगर मैं ही पुकी हूँ, तो मुझे अपना सच जानने का हक है। तुम्हें नहीं पता मायरा, तुम्हारे जन्म से जुड़ा सच अगर बाहर आ गया, तो न सिर्फ हमारा परिवार बिखर जाएगा, बल्कि तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। मायरा अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके बचपन की यादें, जो अब तक एक कोरे कागज जैसी थीं, दरअसल किसी गहरे राज से जुड़ी थीं। इसी बीच अंशुमन ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने तय कर लिया कि वह पुकी को ढूंढेगा, चाहे उसे इसके लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े। उसके पास बस एक पुरानी फोटो थी और वो चेन जो अभीरा के पास थी। लेकिन एक और ट्विस्ट ने सबको हिलाकर रख दिया। उसी रात, शादी के टूटने के बाद, अंशुमन के कमरे में किसी ने एक लिफाफा फेंका जिसमें पुकी की एक हालिया तस्वीर थी, कहीं एक पहाड़ी शहर की सड़क पर खड़ी, मुस्कुराती हुई। ये नामुमकिन है। अगर वो जिंदा है, तो अब तक किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? अंशुमन हैरान था। फोटो के पीछे एक नोट था, अगर सच जानना है, तो शिमला आओ, अकेले। अंशुमन ने बिना देर किए निकलने की तैयारी कर ली। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं गया। मायरा, जो खुद अब अपने अतीत को जानने के लिए बेचैन थी, उसने भी चोरी छिपे उसका पीछा करना शुरू कर दिया। शिमला पहुंचते ही अंशुमन को एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने उसे एक पुरानी हवेली का पता दिया। हवेली वीरान थी, लेकिन वहां की दीवारों पर पुकी की तस्वीरें थीं, बचपन से लेकर अब तक की। और बीच में एक फोटो, जिसमें पुकी एक नवजात बच्चे को गोद में लिए थी। ये बच्चा कौन है? अंशुमन की आंखों में सवाल थे। तभी अचानक मायरा सामने आ गई। शायद मैं ही हूँ, उसने कहा। अंशुमन उसे देखकर सन्न रह गया। क्या कह रही हो मायरा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस हवेली में पहले भी आ चुकी हूँ। मुझे सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मेरी आंखों के सामने कुछ धुंधले दृश्य उभरने लगे हैं।
और तभी हवेली के अंदर एक गुप्त कमरा खुला, जहां एक और बड़ा राज छुपा था। वहां रखी फाइलों से पता चला कि पुकी को एक साजिश के तहत गायब किया गया था, और उस साजिश में गीतांजलि के साथ साथ मनीषा का भी नाम था। असल में पुकी एक बड़े बिजनेस फैमिली की इकलौती वारिस थी और उसकी ज़मीन जायदाद को हथियाने के लिए उसे एक हादसे की स्क्रिप्ट लिखकर गायब किया गया था। मनीषा ने ही गीतांजलि को पैसे देकर पुकी के बच्चे को गोद लेने के लिए मजबूर किया था, ताकि पुकी की विरासत पर कब्जा किया जा सके। इसका मतलब मायरा की आवाज़ कांपने लगी। तुम सिर्फ पुकी की बेटी नहीं हो मायरा, तुम 1 करोड़ की जायदाद की इकलौती वारिस भी हो, अंशुमन ने कहा। इसी बीच हवेली में अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजी। कोई उन दोनों को मारने आया था, लेकिन अंशुमन ने समय रहते मायरा को बचा लिया। दोनों भागकर जंगल की तरफ निकले, जहां उन्हें एक अनजान शख्स मिला। वो और कोई नहीं बल्कि पुकी का भाई अर्जुन था, जिसे सभी ने मरा हुआ समझा था। मैं जिंदा हूं, और मेरी बहन भी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, अर्जुन ने बताया। क्या? अंशुमन और मायरा एक साथ चौंक पड़े। पुकी को बरसों पहले मार दिया गया था, लेकिन उसके मरने से पहले उसने अपनी बेटी को बचा लिया, यानी मायरा को। अंशुमन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मायरा फूट फूट कर रो पड़ी। तो मैं कभी अपनी माँ को देख नहीं पाऊंगी, लेकिन तुम उसकी लड़ाई लड़ सकती हो, अर्जुन ने कहा। सच सबके सामने लाना होगा। मनीषा और गीतांजलि को सजा दिलानी होगी। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। अंशुमन और मायरा ने मिलकर एक लीगल केस फाइल किया। मीडिया में हंगामा मच गया। पूरे देश में चर्चा होने लगी। जायदाद की लालच में बेटी को मां से दूर किया गया। अंत में कोर्ट ने गीतांजलि और मनीषा दोनों को सजा सुनाई, लेकिन गीतांजलि ने कोर्ट में आखिरी समय में एक चौंकाने वाला कबूलनामा किया। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं जानती थी कि मायरा अगर असली पहचान के साथ बड़ी होती तो वो कभी मेरा प्यार नहीं समझती। मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मायरा की आंखों से आंसू बह निकले। आपने मुझे पाया, लेकिन मेरी माँ को मुझसे छीनकर आप कभी मेरी माँ नहीं बन सकीं। फैसले के बाद मायरा ने अंशुमन से एक सवाल किया, क्या अब भी तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? अंशुमन मुस्कराया। अब नहीं, लेकिन अगर तुम कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाओ तो मैं ज़रूर थाम लूँगा। कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब मायरा ने फैसला लिया कि वो अपनी माँ की विरासत को संभालेगी और उन लड़कियों की मदद करेगी जो अपने हक के लिए लड़ रही हैं।